स्टूडेंट्स इंग्लिश क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन की सीरीज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम समझेंगे डुएस डायरेक्टेड। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और डुएस डायरेक्टेड को डिटेल में समझते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि ये जो डुएस डायरेक्टेड है इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को डुएस डायरेक्टेड के नेम से ही डर लगता है। जी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डरते हैं डुएस डायरेक्टेड के नाम से ही कि डुएस डायरेक्टेड हमारे बस की बात नहीं है, ये हमसे नहीं बनेगा। लेकिन यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और हमारी सारी वीडियोज़ को वन बाय वन देख रहे हैं तो बिल्कुल आप इस डायलॉग को नहीं बोलेंगे और डुएस डायरेक्टेड आपसे बहुत अच्छे तरीके से बनने लगेंगे और इंग्लिश में आप 100% स्कोर कर पाएंगे और इंग्लिश ग्रामर में फुल मार्क्स आप लेकर आएंगे। इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं। तो बच्चों, डुएस डायरेक्टेड का मतलब होता है निर्देश अनुसार करिए। जी हाँ, डू एज डायरेक्टेड। डू मीन्स करिए, एज मतलब जैसे, डायरेक्टेड मतलब आपको निर्देश दिए जाए। तो जैसे आपको निर्देश दिए जाए वैसा आपको करना है। तो यही मतलब होता है डू एज डायरेक्टेड का कि निर्देश अनुसार करिए। अब आपको ब्रैकेट के अंदर कुछ निर्देश दिए जाएंगे, जैसा हमसे सेंटेंस को चेंज करने के लिए कहा जाएगा वैसा हम सेंटेंस को चेंज करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एज सुन एज ही न्यू माई रिजल्ट ही इन्फॉर्म मी। जैसे ही उसे मेरा रिजल्ट पता चला। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही उसे मेरा रिजल्ट पता चला वैसे ही उसने मुझे इन्फॉर्म किया, वैसे ही उसने मुझे सूचित कर दिया। ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन था। अब आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर हमें बताया जा रहा है री राइट द सेंटेंस, मतलब सेंटेंस को हमें पुनः राइट करना है, दोबारा से लिखना है यूजिंग नो सूनर देन। नो सूनर देन का यूज़ करते हुए इस सेंटेंस को हमें दोबारा से राइट कर देना है। तो बच्चों देखिए, एज सुन एज के प्लेस पर नो सूनर देन का यूज़ किस तरीके से किया जाता है, रूल जान लीजिए। पहले स्टार्टिंग में हमें करना क्या है, एज सुन एज को रिप्लेस करना है नो सूनर से। मतलब कि सेंटेंस में एज सून एज मिलेगा तो उस एज सुन एज के प्लेस पर हमें स्टार्टिंग में लिखना होता है नो सूनर। तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है। ठीक है, इसके बाद नो सूनर लिखने के बाद जो पहला वाला जो सेंटेंस है जिसमें एज सुन एज दिया होता है क्वेश्चन में, जिससे नो सूनर से रिप्लेस कराते हैं, उस सेंटेंस को आपको नो सूनर वाले सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाना है टेंस के अकॉर्डिंग। जी हाँ, तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि नो सूनर देन का यूज़ एज सुन एज के प्लेस पर करने के लिए एज सुन एज को हटाकर उसके प्लेस पर हम नो सूनर लिखते हैं और जो फर्स्ट सेंटेंस रहता है उसको टेंस के अकॉर्डिंग हमें इंटरोगेटिव बनाना होता है और कॉमे के प्लेस पर हमें देन का यूज़ करना होता है, मतलब कॉमो को रिप्लेस किया जाता है देन से। चलिए प्रैक्टिकली हम इसको देखते हैं। तो स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, हम राइट करेंगे नो सूनर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नो सूनर। ओके, तो ये एज सुन एज के प्लेस पर हमने नो सूनर राइट कर लिया। ही नो माई रिजल्ट। तो यहाँ पर देखिए नो नहीं है, यहाँ पर न्यू है, मतलब ये नो की पास्ट फॉर्म है, ये नो की पास्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर हमने नो सूनर का यूज़ करा। इसके बाद हम इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे तो ही न्यू माई रिजल्ट का बनेगा डिड। पास्ट में हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ किया जाता है। डिड ही नो, KNOW, नो माई रिजल्ट, RESULT। ठीक है, नो सूनर डिड ही नो माई रिजल्ट। अब यहाँ पे डिड हमने इसलिए यूज़ किया बिकॉज सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनेट में था और पास्ट इंडेफिनेट के सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ किया जाता है। इसलिए सेंटेंस के स्टार्टिंग में हमने ही से पहले डिड का यूज़ कर लिया, सेंटेंस इंटरोगेटिव बनेगा और फर्स्ट फॉर्म हमने नो यूज़ कर ली, न्यू की फर्स्ट फॉर्म नो यूज़ होगी। नो सूनर डिड ही नो माई रिजल्ट। अब इसके बाद ये जो कॉमा है, कॉमे को रिप्लेस कर दीजिए देन से, देन। ठीक है, देन से रिप्लेस कर दिया। अब क्या लिखा हुआ है, ही इन्फॉर्म मी। इसको जैसा कहते सर राइट कर दिए, ही INFORMED। ठीक है, इन्फॉर्म्ड मी। नो सूनर डिड ही नो माई रिजल्ट देन ही इन्फॉर्म मी। इस तरीके से हमने एज सुन एज के प्लेस पर नो सूनर देन का यूज़ करा। एक बार फिर से समझ लीजिए, एज सुन एज को हटाकर हमने नो सूनर लिखा। पहला वाला जो सेंटेंस था ही न्यू माई रिजल्ट, पास्ट इंडेफिनेट में था, इसको हमने इंटरोगेटिव बना दिया बिकॉज नो सूनर वाला सेंटेंस इंटरोगेटिव बनता है। कॉमे के प्लेस पर हमने देन का यूज़ कर दिया, बाकी एज इट रहेगा सेकेंड वाला सेंटेंस। ओके, नोट कर लीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नो सूनर डज द प्यून ring the bell then the students go to their classes।
ठीक है, करना क्या है, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग एज सुन एज। अब इसका जस्ट अपोजिट है, अब हमें नो सूनर के प्लेस पर एज सुन एज का यूज़ करना है। अब पहले देख लीजिए ये सेंटेंस, देखिए नो सूनर के बाद जस्ट डज आया है, जैसे मैंने आपको अभी ऑलरेडी बता दिया है कि नो सूनर वाला सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव होता है। तो यहाँ पर देखिए नो सूनर के बाद डज द प्यून रिंग द बेल, ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, मतलब बात कंफर्म हो गई है ना, जो मैंने आपको अभी पहले सेंटेंस में बताई थी कि नो सूनर वाला इंटरोगेटिव भी होता है। तब इसका हम अपोजिट करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए नो सूनर को हटाकर हमें एज सुन एज का यूज़ करना है। तो नो सूनर के प्लेस पर हम राइट करेंगे एज सून एज, ठीक है। अब डज द प्यून रिंग द बेल, तो इस सेंटेंस को हमें अफर्मेटिव बनाना है क्योंकि एज सुन एज वाला सेंटेंस अफर्मेटिव होगा। तो डज द प्यून रिंग द बेल, डज का यूज़ किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनेट सेंटेंस में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एज सुन एज के बाद सब्जेक्ट यूज़ करेंगे जो कि द प्यून है, क्योंकि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, ये अफर्मेटिव हो जाएगा। अभी इंटरोगेटिव था, अब इसको अफर्मेटिव बनाएंगे। एज सुन एज द प्यून, अब रिंग में हम लगाएंगे एस क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, रिंग्स द बेल, ठीक है। तो हमने क्या किया, नो सूनर के प्लेस पर एज सुन एज का यूज़ करा, और जो डज द प्यून रिंग द बेल था, तो इस सेंटेंस को हमने क्या करा, इसको अफर्मेटिव बना दिया। पहले हमने सब्जेक्ट यूज़ किया द प्यून, इसके बाद हमने वर्ब में एस लगाया क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, रिंग्स द बेल। अब यहाँ पर ये जो देन वर्ड है, देन की प्लेस पर हमें कॉमे का यूज़ करना है, तो यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे। फिर द स्टूडेंट्स गो टू देयर क्लासेस, तो ये आप राइट कर दीजिएगा यहाँ से, द स्टूडेंट्स गो टू THEIR देयर CLASSES। तो एज सुन एज द प्यून रिंग्स द बेल द स्टूडेंट्स गो टू देयर क्लासेस, जैसे ही प्यून ने घंटी बजाता है और वैसे ही जो स्टूडेंट्स हैं अपनी अपनी क्लासेस में चले जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने नो सूनर के प्लेस पर एज सुन एज का यूज़ कर लिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये रहा हमारे सामने। इसमें हमसे कह रहे हैं एज सुन एज द गार्ड वेव द ग्रीन फ्लैग द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग ऑफ। यहाँ पर हार्डली वेन का यूज़ करना है। तो अब देखिए हार्डली वेन का यूज़ करने के लिए इसके रूल को समझ लीजिए कि ये जो हार्डली है, हार्डली के साथ हमें हेड का यूज़ करना होता है। जी हाँ, हार्डली हेड, और जब हेड यूज़ होता है ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस बन जाता है। तो हार्डली के साथ हेड का यूज़ किया जाता है, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। और ये जो हार्डली हेड का यूज़ होता है, तो ये जो एज सुन एज है या बेयरली है या स्केयरली है, ये एक साथ नहीं आते हैं क्योंकि इसके जो सिमिलर वर्ड्स निकलते हैं वो एक साथ नहीं आते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए एज सुन एज के प्लेस पर ही हार्डली का यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि एज सुन एज आएगा या हार्डली से बनता है सेंटेंस, दोनों एक सेंटेंस में सेम नहीं हो सकते हैं। तो हार्डली के साथ हेड का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये जो वेन है इसका यूज़ हम कॉमे के प्लेस पर करते हैं क्योंकि सेंटेंस को कंबाइन करा जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बनेगा। तो स्टार्टिंग में एज सुन एज को हटाना है और एज सुन एज को हटाकर आपको यहाँ पर लिखना है हार्डली। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे HARDLY, हार्डली हेड, ठीक है, हार्डली हेड। इसके बाद एज द गार्ड वेव द ग्रीन, तो हार्डली हेड सब्जेक्ट क्या है, द गार्ड, तो यहाँ पर THE द GUARD गार्ड। फिर क्या लिखा है, वेव्ड द ग्रीन फ्लैग, तो जैसा कहते ऐसा राइट कर दीजिए, वेव्ड द ग्रीन फ्लैग, ठीक है। हार्डली हेड द गार्ड वेव द ग्रीन फ्लैग, तो हमने एज सुन एज को रिप्लेस कर दिया हार्डली से, और इसके बाद हमने हेड का यूज़ करा, हार्डली के साथ हेड यूज़ होता है, द गार्ड वेव द ग्रीन फ्लैग। अब ये कॉमा है, कॉमे को हटाइए, कॉमे के प्लेस पर आप यूज़ कीजिए वैन, क्योंकि ये कंबाइन हो जाएगा। तो कॉमे के प्लेस पर आप वैन यूज़ करिए। फिर द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग ऑफ, इसको सेम एज इट रहेगा, द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग ऑफ, ये एज इट रहेगा, ये आप यहाँ पर राइट कर लीजिएगा वैन के बाद से, द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग ऑफ। ओके, क्लियर है ना। चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 4th नंबर का। आई हेट टू टेक अ टैक्सी सो दैट आई माइट रीच देयर इन टाइम। रीड द सेंटेंस यूजिंग टू का यूज़ करना है, ठीक है, बहुत ईजी है, आपसे बन जाएगा। देखिए आई हेट टू टेक अ टैक्सी, यहाँ तक आपने लिखा, इसके बाद
आपको सो दैट और आई माइट को हटाकर आपको सिर्फ टू का यूज़ करना है, क्योंकि टू के जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाएगी। आई हैड टू टेक अ टैक्सी टू रीच देयर इन टाइम, तो यहाँ पर ऐसा आपको कर देना है। सो दैट आई माइट को हटा दीजिए, ये हमने हटा दिया है। टैक्सी के बाद टू रीच देयर इन टाइम यूज़ हो जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वी ईट सो दैट वी में लिव, इसमें भी टू का यूज़ करना है, तो वी ईट यहाँ से और टू लिव, वी ईट टू लिव मतलब कि हम जीने के लिए खाते हैं, तो वी ईट टू लिव हो जाएगा। सो दैट वी में हट जाएगा और इसके जस्ट बाद हम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, वी ईट टू लिव हो जाएगा। नोट कर लीजिए 5th नंबर का। आगे बढ़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अनलेस और इफ़ का यूज़, एग्जाम में पक्का आता है। आइदर आर, नाइदर नॉर, एज सुन एज, नो सुनर देन और अनलेस, इफ़, ये सेंटेंस आपके एग्जाम में ज़रूर आते हैं। तो इफ़ ही डज़ नॉट हैव टाइम ही विल नॉट हेल्प यू, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस। यहाँ पर आपको अनलेस का यूज़ करके सेंटेंस को रीराइट करना है, इट मीन्स पुनः राइट करना है, दोबारा से लिखना है। तो चलिए यूज़ करते हैं। अब देखिए थोड़ा रूल समझ लीजिए पहले। इफ़ के प्लेस पर अनलेस का यूज़ करने के लिए हम इफ़ को रिप्लेस करते हैं अनलेस से, और अगर पहला वाला सेंटेंस नेगेटिव है तो उसको अफर्मेटिव बना देते हैं, क्योंकि अनलेस में नॉट इंक्लूडेड होता है और अनलेस का मतलब ही होता है यदि नहीं, यदि नहीं, और अनलेस का नेगेटिव सेंस निकलता है, मतलब अनलेस का यहाँ पे यूज़ होता है वो सेंटेंस नेगेटिव मीनिंग रखता है। ठीक है, तो अनलेस के साथ नॉट अलग से नहीं आता है, क्योंकि अनलेस में नॉट इंक्लूडेड होता है। तो यदि आपको इफ़ के प्लेस पर अनलेस का यूज़ करना है तो इफ़ को हटाकर आप अनलेस का जब यूज़ करें, सेंटेंस अगर आपका नेगेटिव है तो उसको आप अफर्मेटिव बना दीजिएगा। पहला काम आपको ये करना है। ठीक है, तो चलिए पहले इसको यही करते हैं, देखते हैं। इफ़ को हटाइए और यहाँ पर हम राइट करेंगे अनलेस, तो अनलेस, ठीक है, इफ़ के पहले अनलेस, ही डज़ नॉट हैव टाइम, तो इसको हम क्या करेंगे, ही हैज़ टाइम। ठीक है, तो हमने लिखा अनलेस ही हैज़ टाइम, क्योंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव था, इस नेगेटिव को हमने अफर्मेटिव बना दिया, तो अफर्मेटिव बनाने के लिए ही हैज़ टाइम ये चेंज हो जाएगा, तो ही हैज़ टाइम। इसके बाद यहाँ पर देखिए ही विल नॉट हेल्प यू, ये लिखा हुआ है ही विल नॉट हेल्प यू, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे और यहाँ पर हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे ही विल नॉट हेल्प यू। अब इसको पढ़ लेते हैं ज़रा, पहले वाला भी समझ लेते हैं, दूसरा भी समझ लेते हैं। मीनिंग क्या, देखिए इफ़ ही डज़ नॉट हैव टाइम, यदि उसके पास समय नहीं है, ही विल नॉट हेल्प यू, वह आपकी मदद नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए अनलेस ही हैज़ टाइम, यदि उसके पास समय नहीं है, ही विल नॉट हेल्प यू, वह आपकी मदद नहीं करेगा। मीनिंग वही निकला है, सेंटेंस चेंज कर दिया है, लेकिन इसका सेंस वही निकला है। तो हमने इफ़ को अनलेस से रिप्लेस कर दिया और पहला वाला सेंटेंस अफर्मेटिव बन गया, बाद वाले में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, क्योंकि पहला वाला हमारा सेंटेंस नेगेटिव था ऑलरेडी। हाँ, अगर पहला वाला सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होता तो फिर हम कोई चेंजेस करते जो हम आगे सीखेंगे। ठीक है, फिलहाल इसको आप नोट कर लीजिए, आगे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स इफ़ और अनलेस के आने वाले हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इफ़ इट रेन्स वी विल नॉट प्ले, यदि बारिश होती है हम नहीं खेलेंगे। तो देखिए इसमें भी हमें अनलेस का यूज़ करना है, कैसे होगा देख लीजिए। इफ़ के प्लेस पर राइट कर लीजिए अनलेस, अनलेस इट रेन्स, तो अनलेस इट रेन्स, यदि बारिश नहीं होती है। ठीक है, ये हमने यूज़ कर लिया अनलेस इट रेन्स। अब इसमें हम क्या करेंगे, सेंटेंस हमारा दूसरा नेगेटिव है तो ये अफर्मेटिव बन जाएगा, वी विल प्ले हो जाएगा। पहला वाला अफर्मेटिव होता है तो बाद वाले सेंटेंस को हम नेगेटिव में चेंज कर देते हैं, क्योंकि अनलेस नेगेटिव मीनिंग रखता है। अनलेस इट रेन्स, यदि बारिश नहीं होती है, वी विल प्ले, हम खेलेंगे, और बारिश होती है तो नहीं खेलेंगे, और बारिश नहीं होती है तो खेलेंगे, क्योंकि जब बारिश होगी तब थोड़ी ना खेलेंगे, क्योंकि भीगते हुए थोड़ी ना खेलेंगे। तो अनलेस इट रेन्स, यदि बारिश नहीं होती है, वी विल प्ले हो जाएगा, मतलब सेकेंड वाला सेंटेंस है, इसमें से नॉट हटा दिया जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, क्लियर है ना। मतलब रूल ये कहता है कि जब आप अनलेस का यूज़ करें और दोनों ही सेंटेंस में पहला वाला सेंटेंस अफर्मेटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो, तो उसको अफर्मेटिव बनाना है, और अगर दोनों अफर्मेटिव हो तो बाद वाले को नेगेटिव बना दिया जाता है। ठीक है, चलिए ये हमारा क्लियर हुआ। अब देखते हैं हम 8 नंबर का। इफ़ यू हायर टैक्सी यू कैन कैच द ट्रेन, यदि आप टैक्सी हायर करते हैं
आप ट्रेन पकड़ पाएंगे। तो अनलेस का यूज़ करना है, इफ़ के प्लेस पर अनलेस का यूज़ कर लीजिए। अनलेस यू हायर अ टैक्सी, यू हायर अ टैक्सी, ठीक है। अनलेस यू हायर अ टैक्सी, अब बाद वाला जो सेंटेंस है ये नेगेटिव बन जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव मीनिंग रखेगा। यू कैन नॉट, CATCH, कैच द ट्रेन, तो कैच द TRAIN, ट्रेन, ये आप पूरा करेक्ट कर लीजिए। अनलेस यू हायर अ टैक्सी, इफ़ के प्लेस पर अनलेस का यूज़ करा। अनलेस यू हायर टैक्सी, यदि आप टैक्सी हायर नहीं करते हैं। यू कैन नॉट कैच द ट्रेन, आप ट्रेन नहीं पकड़ पाएंगे। ये हमारा आंसर बना। बाद वाले सेंटेंस को हमने नेगेटिव बना दी। चलिए वन मोर एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अनलेस यू स्पीक द ट्रूथ यू विल नॉट बी पार्डन, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ। अब अनलेस के प्लेस पर इफ का यूज़ करना है। अपोजिट कर दीजिए, अनलेस को रिप्लेस कर दीजिए इफ से। इफ यू स्पीक द ट्रुथ, इफ़ यू स्पीक द ट्रुथ, इतना हमने कर लिया। इसके बाद वाला जो सेंटेंस है इसमें से नॉट हटा दीजिए और यहाँ पर हम लिख देंगे यू विल बी पार्डन, PARDONED। अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं, ठीक है। अनलेस के प्लेस पर हमने इफ़ का यूज़ करें। इफ़ यू स्पीक द ट्रुथ, यदि आप सच बोलते हैं, यू विल बी पार्डन, आपको माफ़ कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको माफ़ कर दिया जाएगा यदि आप सच बोलते हैं तो। और पहला था अनलेस यू स्पीक द ट्रुथ, यदि आप सच नहीं बोलते हैं, यू विल नॉट बी पार्डन, आपको माफ़ नहीं किया जाएगा। नेगेटिव मीनिंग निकल रहा था। अब अनलेस के प्लेस पर हमने इफ़ का यूज़ करा। इफ़ यू स्पीक द ट्रुथ, यदि आप सच बोलते हैं, यू विल बी पार्डन, आपको माफ़ कर दिया जाएगा। भाई सच बोलोगे तो माफ़ तो करेंगे, पनिश थोड़ी ना करेंगे। तो इस तरह से हमने बाद वाले को अफर्मेटिव कर दिया, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। 1 से लेकर 9 तक मैंने डू इज डायरेक्टेड आपको बता दी। अब 10 से लेकर ये 18 तक डू इज डायरेक्टेड बचे हुए हैं, तो जल्द ही हम नेक्स्ट पार्ट में इनको भी कवर कर लेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जस्ट फ्रेंड्स, किसी भी वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और आप लोग की डिमांड पर ये वीडियोज़ लाई जा रही हैं और इंग्लिश ग्रामर की वीडियोस आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, लेकिन आपके लाइक्स कम आ रहे हैं और आपका सपोर्ट थोड़ा सा कम मिल रहा है। जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है वैसा एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आपके लाइक्स और व्यूज़ कम आ रहे हैं। इसलिए आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें और वीडियो को लाइक भी करा करें। कमेंट्स करके भी मुझे बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, ये आप कमेंट्स ज़रूर करा करें, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए भी आप लाइक कीजिए, एटलीस्ट 1 के तो लाइक चाहिए, और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप व्यूज़ करवाइए, वीडियोज़ को ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो सब्सक्राइब तो आप जल्दी से कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।